व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसने इसके पहले की 8 पार्ट्स नहीं देखे वो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक करना, वहां पर दोनों ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इंग्लिश की भी और जनरल टेस्ट की भी, दोनों ही कर लेना। अगर आप जामिया एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसमें इंग्लिश भी आती है, ये भी आता है। सीयूईटी के लिए कर रहे हो तो आपको पता है इंग्लिश डोमेन तो आएगा ही आएगा, उसके बिना तो क्वालिफाई ही नहीं करोगे, और जनरल टेस्ट भी जरूर देना, तो उसके लिए ये आपकी वीडियो आ गई है। तो इसके पहले की वीडियो अगर देख लोगे तो ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे, वरना थोड़ा सा आपको टफ लग सकते हैं। थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया है। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पहले 8 पार्ट्स किए, मतलब मैंने 200 क्वेश्चन करा दिए, हर पार्ट में सिर्फ 25 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। तो 200 क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया होगा, मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछा होगा, देखते हैं क्या था उसका आंसर। जी हाँ, बहुत कुछ, एक दो बच्चों ने शायद सही आंसर किया भी था, बट बहुत ज्यादा आंसर्स आए नहीं उस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चों को आइडिया नहीं है इस चीज का। तो बता देता हूं मैं क्या आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिवर्सल डोनर एंड एक्सेप्टर रेस्पेक्टिवली। कौन यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो सारे ब्लड्स को खून दे सकता है, मतलब अगर कोई भी ब्लड खून मांगे और मैं यूनिवर्सल डोनर उसको खून दे तो खून मिल जाएगा। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर, मतलब कोई भी ब्लड का खून मुझे अपना खून दे तो हाँ, उसमें यूनिवर्सल एक्सेप्टर में खून मिल जाएगा। ये होता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इनकी जोड़ी होती है ओ और ए बी, यानी जो ओ ग्रुप वाले होते हैं यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो सबको दे सकते हैं, और जो ए बी वाले होते हैं वो सबसे ले सकते हैं खून। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले के 8 पार्ट्स नहीं किए, जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ कापार्ट इज इन CAPART। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? आपको पहले पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो मैं बताऊंगा आंसर देते वक्त। जिसको पता है वो कमेंट कर दो अभी जाके। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में है, कोलकाता में है, न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में। देखो, कापार्ट की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये रूरल डेवलपमेंट का काम करते हैं, मतलब जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज, उनके डेवलपमेंट का काम होता है कापार्ट का। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी विच रिकमेंडेड टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स इज। वो कौन सी कमेटी थी? देखो, ये कमेटी आपको याद होनी चाहिए, ये 4 कमेटी है ना यहाँ पे, जो एक तो इसका आंसर ही है, बाकी जो 2 कमेटी है उन दोनों का वर्क भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी कमेटी बैठी थी, उसने क्या काम किया, तो उस टाइम में बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी कमेटीज। तो कौन सी कमेटी ने यह बताया था कि एग्रीकल्चर की जो होल्डिंग्स होगी उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा? राज कमेटी, चलेया कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, या नन ऑफ दीज? आंसर इज राज कमेटी। राज कमेटी ने बोला कि भाई टैक्स लगेगा, नाम से याद कर लो भाई, ये राज करने वाले लोग ही टैक्स लगाते थे। ऑब्वियसली इस बंदे ने पर्सनली नहीं लगाया, बट कमेटी का नाम राज था ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि जो लोग राज करते हैं वही तो टैक्स लगाते हैं, तो राज कमेटी ने टैक्स लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विल बी इन इंडियन जीएसटी और आर इन द इंडियन जीएसटी? क्योंकि अब तो जीएसटी लॉन्च हो चुका है ना, तो कितने टाइप ऑफ टैक्सेस इसके अंदर हैं? तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखो, इसके अंदर मोटा मोटी 3 है, CGST, IGST, SGST। ये 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है जीएसटी के अंदर आते हैं। बट कोई अगर ये पूछ ले कितने सारे टैक्सेस का सिस्टम हटाकर जीएसटी आया, मतलब टोटल कितने टैक्सेस को इसने अपने अंदर जोड़ रखा है, तो पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे गाइस, 36 तरह के पहले टैक्स थे। तो आंसर उसका होगा 17, मतलब 17 तरह के टैक्सेस को हटाकर एक जीएसटी को लगाया गया, जो कि अब एक सिंगल टैक्स लगता है। उसके अंदर ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, CGST, IGST, SGST। तो याद रखना, जीएसटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। द बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो पहले के 5 क्वेश्चन हमेशा इकोनॉमिक्स के रखता हूं मैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं। बाद के 5 क्वेश्चन में आपको ऐसे पॉलिटी आ जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगी, जनरल साइंस आ जाएगा, और ज्योग्राफी आ जाएगा, तो हर तरह के क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे। तो बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई भी कि नहीं हुई कैसे चेक करोगे? एम्प्लॉयमेंट देख के, एजुकेशन देख के, रूरल डेवलपमेंट देख के, नेशनल इनकम देख के? इसका आंसर होगा नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में ये सब कुछ ही लगभग कवर हो जाता है, लगभग। ऑब्वियसली नॉट द 100% बेस्ट वे, बट इसी के थ्रू हम यूज करते हैं। बेटर मेजर यही है। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पे, RBI सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिजिएस्ट ओशन रूट इन द वर्ल्ड इज। बिजिएस्ट ओशन रूट मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा सी वर्क, जो ट्रेड वगैरह होता है, सी ट्रेड जो होता है, पोर्ट्स होते हैं, शिप्स होती हैं, सबसे ज्यादा जो बिजी है, कौन सा ओशियन है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा काम होता है, ट्रेड होता है? दैट इज इंडियन ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, या पैसिफिक ओशन? नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन रूट इन द वर्ल्ड। पायरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग व्हाट? पायरोमीटर जो होता है वो, देखो अब मैंने बताया था ना, मैंने क्वेश्चन थोड़े से टफ कर दिए, आपको हर चीज का आंसर नहीं पता होगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन इजी थे, तो जो भी स्टार्टिंग की वीडियो उसको नहीं देख कर आए वो जरूर देख कर आओ, इजी वाले भी आने चाहिए, पेपर में आते हैं। अब 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़ा सा मैं टफ की तरफ बढ़ रहा हूं। पायरोमीटर किस लिए यूज होता है? एयर प्रेशर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, या फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए? आंसर इज हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर दैट फ्लो इन द रिफ्ट वैली इज। वो कौन सा रिवर है जो रिफ्ट वैली से होकर बहता है? तो वो अमेजॉन है, वो इंडस रिवर है, वोल्गा रिवर है, राइन रिवर है? तो राइन रिवर है इसका आंसर, है राइन रिवर। ये याद रखना, रिफ्ट वैली से होकर राइन रिवर गुजरता है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आते हैं। द नैवली थर्मल पावर प्लांट इज फेड बाय।
जो नैवेली थर्मल पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट, नेशनल बर्ड सेंचुरीज, एनिमल सेंचुरीज वगैरह, इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे इंडिया के इंपॉर्टेंट वाले करा दूंगा, ताकि आपको सेपरेट से रटना ना पड़े, एक एक करके प्रॉपर वीडियो आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आप लोग मिस ना करो, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता ही रहूंगा, कुछ भी मेरे को लगेगा कि आ सकता है मैं उसमें सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गोंडवाना कोल, टर्शरी कोल, क्वार्टरनरी कोल या कैम्ब्रियन कोल, इनमें से कौन सा कोल होता है नाइवेली थर्मल प्लांट में? आंसर इज टर्शरी कोल। टर्शरी कोल पाया जाता है नाइवेली थर्मल पावर प्लांट में, मतलब उसका यूज किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? माउंटेन रेंज क्या होती है? देखो, माउंटेन तो होता है पहाड़, माउंटेन रेंज मतलब वो पहाड़ों का पूरा सिलसिला, जैसे हिमालयाज है, माउंटेन रेंज है, एक माउंटेन नहीं है ना, पहाड़ 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 पहाड़, पूरा पूरा एक रास्ता ही पहाड़ का है, मतलब बहुत बड़ा एरिया पहाड़ नहीं दे रखा। तो आमतौर पर रेंजेस बहुत बड़ी होती हैं, ये पहाड़ जो होते हैं काफी सारी स्टेट्स को कवर करते हैं, जैसे हिमालय बहुत सारी स्टेट्स से होकर गुजरता है, चाइना से भी होकर गुजरता है, बहुत जगहों को खींचता है। पर एक ऐसी माउंटेन रेंज भी है जो सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर अंदर शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है, वो अरावली है, सतपुरा है, अजंता है, सह्याद्री है। अजंता है, अरावली करके चले मत आना, अरावली दिल्ली में भी है और वो आपका राजस्थान साइड जाके भी जुड़ता है, तो उसका आंसर अरावली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद इज द बुक ऑन, उपनिषद जो होते हैं बहुत फेमस है हम लोग के यहाँ उपनिषद, वो किस चीज पे लिखे गए हैं? वो रिलीजन के ऊपर लिखे गए हैं, योगा के ऊपर लिखे गए हैं, फिलॉसफी के ऊपर लिखे गए हैं या लॉ के ऊपर लिखे गए हैं? तो इसका आंसर है फिलॉसफी। उपनिषद में बेसिकली फिलॉसफी दी है, जीने का तरीका, हर चीज का ज्ञान जो होता है वो दिया हुआ है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट, अब जिनने पहले की वीडियोस नहीं देखी उनको शायद ये भी ना आइडिया हो कि बुद्धा पैदा कहाँ हुए थे, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोस में बताया है। तो जिन लोगों ने वो देखा हो मुझे कमेंट में अभी बताओ कि बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या था, मतलब किस जगह वो पैदा हुए थे। अब ये क्वेश्चन ये नहीं कि वो पैदा कहाँ हुए थे, अब क्वेश्चन ये फर्स्ट सरमन, अपना पहला जो सरमन दिया था, उन्हें जो ज्ञान दिया था, वो पहला कहाँ पे दिया था? लुम्बिनी में, सरनाथ में, सांची में या गया में? तो उन्हें अपना पहला सरमन दिया था सरनाथ में, याद कर सकते हो, सरमन सरनाथ, सरमन सरनाथ। और पैदा कहाँ हुए थे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगास्थेनिस वाज द एम्बेसडर ऑफ, ये वही फॉरेन हिस्ट्री की कुछ चीजें आ जाती हैं या फिर पुराने एकदम एंशिएंट हिस्ट्री की चीजें भी आ जाती हैं, एक दुक्की, तो मैं डाल देता हूं, इसको भी रटी लो एक तरह से, इसकी पूरी स्टोरी पढ़ने जाओगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। मगास्थेनिस वाज द एम्बेसडर ऑफ वाज सेलुकस, अलेक्जेंडर, डारियस या ग्रीक? इनके आंसर हमेशा मिलते जुलते होते हैं, मगास्थेनिस, सेलुकस, मगास्थेनिस, सेलुकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साका एरा वाज स्टार्टेड बाय, साका एरा या फिर साक एरा किसने शुरू किया था? आपको इसके नाम से पता चल जाना चाहिए, अशोक, कनिष्क, हर्षा या चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त का कोई कंसेप्ट बनता नहीं है, कनिष्क ने साका एरा शुरू किया था, कनिष्का साका, कनिष्का साका, ठीक है, समझ गए? ये बात याद रखना, कनिष्क ने शुरू किया था साका एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटकश आर द सीक्रेट बुक्स ऑफ द, ये त्रिपिटकश जो है वो किस रिलीजन की सीक्रेट बुक्स है? जैन्स की, हिंदूज की, मुस्लिम्स की या बुद्धिस्ट की? तो इसका आंसर है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लोगों की जो सीक्रेट बुक्स होती है उन्हें त्रिपिटकश कहते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से शुरू हो जाती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉलिटी। इसके क्वेश्चन किसी भी पेपर में ना ऐसा हो नहीं सकता। सीट्स आर अलॉटेड टू वेरियस स्टेट्स, मतलब बहुत सारी जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उनको सीट, कितनी सीट किस स्टेट को दी जाएगी लोकसभा के अंदर, वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं? तो उनके साइज और रिसोर्सेज पे, कि कितना बड़ा साइज है हमारी स्टेट का, क्या रिसोर्सेज, उनके पास गोल्ड ज्यादा है कि नहीं है, उनकी पॉपुलेशन पे, कि यार कितने लोगों को मैनेज करना है, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सीट चाहिए होंगी, देयर साइज, रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन, तीनों चीजों को देखा जाता है या इनमें से कुछ नहीं, सिर्फ पॉपुलेशन को देखते हैं? मान लो किसी स्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसको ज्यादा डिवाइड किया जाएगा ताकि कंट्रोल करना आसान हो जाए, तो उनको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा? ये आंसर सबको पता होना चाहिए, किस जगह से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव आते हैं लोकसभा से? तो बेसिकली सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहां की होगी, आमतौर पे आंसर उसी के आसपास वेरी करने वाला है, तो आप खुद भी जज कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश? आंसर इज उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली वहीं से आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 42nd, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 स्टार मार्क कर लो। 42nd अमेंडमेंट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन 42nd 44th अमेंडमेंट से आता है। ये अमेंडमेंट्स जो हैं बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आई भी नहीं है, 12-15 अमेंडमेंट्स है, आपको जरूर देखना है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है 42nd अमेंडमेंट। द 42nd अमेंडमेंट इंक्रीज द टर्म्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम 5 years। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें आधी ज्यादा चीजें तो बदल दी गई थी। तो इसके हिसाब से लोकसभा का टर्म 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया? ऑब्वियसली 1 साल बढ़ाया, 10 साल की तो लोकसभा होती भी नहीं है, 6 साल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ 2 हाउसेज एट जॉइंट सिटिंग या इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा? स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है भाई? स्पीकर को अपॉइंट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स।
ज्यादा ऑप्शन पढ़ के कंफ्यूज होता है ना, सीधा याद रखो स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है, लोकसभा के मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द 0 आवर इन लोकसभा कैन बी। अब 0 आवर होता क्या है, अराउंड 12 PM, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 12 PM, दोपहर के 12 बजे ये 0 आवर शुरू होता है, क्वेश्चनिंग आवर के बाद ये शुरू होता है। तो इसको इसीलिए 0 आवर कहते हैं बिकॉज ये 12 बजे के करीब शुरू होता है। तो इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट है, 1 घंटा है, अनस्पेसिफाइड है या 2 घंटा है। एज सच कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता। इसका नाम 0 आवर इसलिए नहीं है कि इसमें कोई आवर वाला लिमिटेशन होगा, नहीं, ये 0 आवर इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरू होता है 12 बजे के करीब, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद शुरू होता है। और इसमें भी कुछ जो इश्यूज होते हैं वो अगर डालना हो एमपीज को तो वो इसमें डालते हैं। तो इसका कोई अनस्पेसिफाइड टाइम होता है, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कि आज आधे कि हमेशा 1 घंटे ही होगा, कभी भी कितना भी बड़ा हो सकता है 0 आवर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल आर। ये सबको पता होना चाहिए बट क्वेश्चन करता है कंफ्यूज। एक क्वेश्चन होता है कि कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। पेयर पूछेगा तो कितने पेयर होंगे भाई। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। अब सेक्स ऑफ अ चाइल्ड का मतलब क्या है, बच्चे का तो जेंडर है। हमारे इंडिया में एक टाइम तक बहुत बड़ी ये मिथ भी चलती रही कि अगर लड़की हो जा रही थी तो लोग लड़कियों को ब्लेम करते थे कि आप बेटा नहीं दे पा रहे हो वगैरह वगैरह। तो जो भी एजुकेटेड बंदा है वो ये बात जान ले कि सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, इट इज डिटरमाइंड द क्रोमोसोम ऑफ द फादर। मतलब बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा ये टोटली डिपेंड करता है बाप के ऊपर, इसमें माँ का कोई रोल नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को। अगर कोई भी अगर आपको कहीं फ्यूचर में दिखे जो माँ को कोस रहा है कि तुम बेटा ही नहीं दे पा रही हो, बेटा नहीं दे पा रही हो, वैसे तो बेटा बेटी एकदम बराबर होते हैं बट फिर भी गांव के कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो उनको जरूर बताना कि बेटा हो रहा है या बेटी हो रहा है, इसका पूरा का पूरा डिपेंडेंस फादर के ऊपर होता है। क्रोमोसोम्स ऑफ फादर जो है वो डिसाइड करते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगा। इस पर कंट्रोल किसी का भी नहीं है, इसलिए ब्लेम किसी को नहीं दे सकते आप। द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जो लाए थे उसके वो है कौन, कौन है द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एच खोराना, ग्रेगोर जॉन मेंडल, पॉल बर्ग या चार्ल्स डार्विन। द आंसर इज ग्रेगोर जॉन मेंडल। जो भी बच्चे साइंस वाले हैं वो जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ अ ट्री कैन बी फाउंड बाय। एज ऑफ अ ट्री कैसे पता चलता है, उसकी हाइट देख के। ऑब्वियसली नो यार, किसी की हाइट देख के, कुछ ट्री तो बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। हाइट से उसकी उम्र कैसे पता चलेगी, उसके डायमीटर से, उसके सैप से, उसके रिंग से। आंसर रिंग है। रिंग क्या होता है, जो ट्री को जब आप काटोगे ना, जब आप ट्री की बार्क को काटोगे तो उसके अंदर रिंग्स होती हैं। लकड़ी का जो गोलाई वाला हिस्सा होता है उसके अंदर होती है रिंग्स, रिंग 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 बनी होती है। उन रिंग्स को देखकर साइंटिस्ट लोग पता लगाते हैं कि कितने साल पुराना ट्री है। समझ गए। जो उसका जो मेन बार्क होता है, जब उसको काटोगे, काट के जब उसके अंदर देखोगे तो उसके अंदर जो रिंग्स होंगी लकड़ी के अंदर वाले हिस्से में, उन रिंग्स को देखकर समझते हैं। रिंग्स एज सच कोई लोहे की रिंग नहीं होती, लकड़ी का स्ट्रक्चर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो गाइस, विच इज द ट्रू फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। वो कौन सा ट्रू फ्रूट है जो एक्चुअली में ओवरी से ही बन जाता है, मतलब ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन है, एप्पल है, कोकोनट है, कैशू नट है या पाइप एप्पल है। आई गेस ये पाइनएप्पल होगा, दिस इज मिस प्रिंट, ठीक है, आप चेक कर लेना। हाँ, तो कौन सा वो ट्रू फ्रूट है भाई जो सीधे ओवरी से बन जाता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन और करा दिए। हमने 9 पार्ट्स आज कंप्लीट कर लिए गाइस। कल इसका मैं करा दूंगा, कल या 10 पार्ट कंप्लीट करा दूंगा। तो जरूर 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 गाइस सारे पार्ट्स को देखो। सीवीटी के फॉर्म्स भी आने ही वाले हैं, उनको भरना कैसे, सब्जेक्ट कैसे भरना है, सब मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, कोई भी चीज मिस मत करना। यही वो टाइम है जब आपको सुपर एक्टिव होना है। बच्चे इसी टाइम सो जाते हैं कि बोर्ड्स के बाद देखेंगे, नहीं भैया, अभी आपको सुपर एक्टिव होना है। सुपर एक्टिव हो जाओ, मेरे चैनल से जुड़ जाओ। सारे आधे ज्यादा काम मैं खुद कर दूंगा, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है। जो मैं कह रहा हूं उसे करते जाना है। 2 बार मैंने सीवीटी दिया, सेकंड टाइम मैंने क्लियर किया, जामिया एंट्रेंस निकाला, जामिया का स्टूडेंट हूं मैं। तो हर एंट्रेंस का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जनरल टेस्ट का तो खास तौर से, बिकॉज मेरी 99 परसेंटाइल आई थी, 98.87 कुछ परसेंटाइल आई थी मेरी जनरल टेस्ट में। तो उस टाइम में जनरल टेस्ट में काइंड ऑफ टॉप किया था, प्लस इंग्लिश और मैथमेटिक्स में मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो आपको मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को बेसिकली बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं कॉमर्स की फील्ड के बच्चों के लिए तो बहुत काम आ सकता हूँ। बाकी मैं साइंस और आर्ट्स के लिए भी टीचर्स को रखूंगा इस पर, क्योंकि नेहा मैम आर्ट्स भी पढ़ा सकती हैं और पारुल मैम साइंस पढ़ा सकती है आपको। तो आपको हर तरह के डोमेन्स का प्रिपरेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और चैनल से जरूर जुड़े रहना। सीवीटी की प्रिपरेशन हो, जामिया एंट्रेंस की प्रिपरेशन हो, सब हम यहाँ कराते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कोई अपडेट आएगी तो उसमें जरूर मिलूंगा गाइस। चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।